चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ हमारी है यूनाइटेड नेशन से। तो यूएन की एक बॉडी है जिसका ये कहना है भीमा कोरेगांव से रिलेटेड जितने जो एक्यूज़ड बनाए गए हैं ना, अपराधी बनाए गए हैं, उनको रिलीज़ कर दिया जाए। अभी फ़िलहाल हमने देखे थे कि स्टैन स्वामी की डेथ किस प्रकार से लापरवाही के कारण हो जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसकी डिमांड कर रही थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। काफ़ी देर बाद उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके चलते चलते आगे ये बात ध्यान में आ रही है कि और भी लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए अभी उनको जो है रिलीज़ कर दिया जाना चाहिए, उनका जो पेंडिंग ट्रायल चल रहा है उस पर। और दूसरी बात ये थी कि ये जो केस हुआ था, ये जो घटना घटित हुई थी, हिंसा हुई थी उस दिन, इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से समाज सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, कोई राइटर रहा है। ऐसे लोग इसमें एक्यूज़ बनाए गए हैं। अब हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। अब यूएन की ही एक बॉडी है यूएनएचआरसी, जो कि मानव अधिकारों से संबंधित पूरे विश्व भर में देख रेख करती है कि कहीं उनका उल्लंघन या फिर उनका हनन तो नहीं हो रहा है, उनकी फ्रीडम जो है छीनी तो नहीं जा रही है सरकार के द्वारा। तो ये सारी बातें देखने का ये काम करती हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसका गठन जून 2006 में किया गया था। इसने फिर बाद में मानव अधिकार आयोग का स्थान ले लिया था। तो इसके टोटल 47 सदस्य कहाँ कहाँ से सिलेक्ट किए गए थे? एशिया के 13 देश, अफ्रीका के 13, पूर्वी यूरोप के 6, पश्चिमी यूरोप के 7, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई के 8 देश इसमें शामिल किए गए थे। और ये जो संस्था रहती सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन की महासभा के इसको अधीन में रखा गया है। ठीक है। जबकि जो मानव अधिकार आयोग है संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधीन में था पहले। यदि हम बात करें इसके मेंबर्स की, तो इनका कार्यकाल 3 साल का निर्धारित करा गया है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर साल रिटायर होते रहते हैं और इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। अब जब ये अस्तित्व में आया तो इसके बाद पहली याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता और म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की तरफ से दायर की गई थी। आगे इस बॉडी का ये कहना है, देखो, जब जो ट्राइबल एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी की डेथ होती है ना, तो लोगों को काफ़ी दुख होता, काफ़ी चर्चा में भी आए, काफ़ी डिस्टर्ब और सैडेंड फील हुआ हमें, ऐसा यूएन बॉडी का कहना है। और दूसरी बात ये है, देखो, ये इंश्योर करना जैसे कि किसी को हम जो है ना डिटेन नहीं कर सकते, किसी को हम जेल में नहीं डाल के रख सकते हैं यदि वो एक्सरसाइज करता है उसके फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीसफुल असेंबली करता है या फिर वो एसोसिएशन बनाता है। इसके चलते चलते ही हमें उनको जेल में नहीं डाल देना चाहिए। इसके बाद सेकंड न्यूज़ हम देखते हैं, कैबिनेट में रीसफल होने के कारण, फेरबदल होने के कारण 8 जो स्टेट हैं उन्होंने नए गवर्नर को पाया है। यूनियन मिनिस्टर हमारे थावरचंद गहलोत हैं, इनको अपॉइंट किया गया है कर्नाटक के गवर्नर के रूप में। ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ग्रीटिंग थावरचंद गहलोत, इनको अपॉइंट किया गया है गवर्नर ऑफ कर्नाटका। इसके अलावा यदि हम बात करें, हरी बाबू कामपाती, ये बीजेपी के लीडर रहे हैं पहले आंध्र प्रदेश से, अब ये गवर्नर बन गए हैं मिजोरम के। इसके अलावा यदि हम बात करें PS श्रीधरन पिल्लई, तो गवर्नर ऑफ मिजोरम, इनका ट्रांसफ़र किया गया है एंड अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ गोवा। सत्यदेव नारायण आर्य की बात करें तो ये पहले गवर्नर ऑफ हरियाणा रहे थे, इनको ट्रांसफ़र किया गया और अपॉइंट किया गया है त्रिपुरा गवर्नर के रूप में। अब यदि हम बात करें रमेश बैस की, तो पहले ये त्रिपुरा में थे, अब इनका ट्रांसफ़र किया गया और अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ झारखंड। यदि हम बात करें बंडारू दत्तात्रेय की, तो ये पहले हिमाचल प्रदेश के रहे थे राज्यपाल,
अब इसका ट्रांसफ़र और अपॉइंट किया गया हरियाणा के गवर्नर के रूप में। मंगू भाई पटेल की यदि हम बात करें तो ये गवर्नर बन जाएंगे मध्य प्रदेश के। अब राजेंद्र विश्वनाथ की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बनने वाले हैं। अब यदि हम बात करें राज्यपाल की तो देखो, भारत के संविधान में राज्य में सरकार की वैसे ही कल्पना किया गया है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति रहता है वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री है, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री होता है। इसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। संविधान के छठे भाग में राज्य में सरकार के बारे में बात बताई गई है। यहाँ क्या बात बताई गई है? यहाँ बात बताई गई है अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बात बताई गई है। इसमें कौन कौन लोग शामिल है? इसमें शामिल होते हैं मुख्यमंत्री, इसके अलावा सबसे ऊपर रहता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। इसके अलावा रहता है एडवोकेट जनरल, जिसको राज्य के महाधिवक्ता हम कहते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे केंद्र सरकार में उपराष्ट्रपति होता है ना, तो इस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट में कोई उपराज्यपाल नहीं होता है। और राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख है, जिसको संविधान का मुखिया कहते हैं, वो हमारे राज्यपाल ही होते हैं राज्य के। देखो, एक प्रकार से इसकी भूमिका दोहरी हो जाती है। एक तो स्टेट का संवैधानिक प्रमुख हो गया, दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार को एक प्रकार से एजेंट का काम करता है। केंद्र सरकार का आदमी रहता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट में बैठता है। अब देखो, नॉर्मली तो ऐसा है कि हर स्टेट में एक राज्यपाल है, लेकिन संविधान में संशोधन किया गया था 7वें नंबर का। वो ये कहता है 1956 की धारा के अनुसार एक व्यक्ति 2 राज्य का या फिर अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। कुछ देखो, यहाँ पर हमें ट्रांसफ़र वाली बातें सामने आती हैं कि राज्यपाल का यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, कुछ नए राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं। तो यदि किसी राज्यपाल का कुछ कार्यकाल बच जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? दूसरे राज्य में उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसी तरह एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है को भी उसी राज्य का या फिर अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है, ये भी होता है। अब देखो, संविधान तो ऐसी कोई बात नहीं कहता है कि जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा देगा। तो अभी कुछ हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 ने क्या काम करा था? उन सभी राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लिया था जिन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके बाद क्या उन्होंने काफ़ी सारे राज्यपालों को चेंज कर दिए, और जबकि कुछ को बने रहने दिया। यही प्रक्रिया 1991 तक दोहराई गई थी, जब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी और वीपी सिंह और चंद्रशेखर सरकार द्वारा नियुक्त जो 14 राज्यपाल हैं उनको बदल दिया गया था। इसके बाद यदि हम न्यूज़ में देखें तो न्यूज़ में न्यू मिनिस्ट्री को बनाने की भी बात यहाँ पर कही गई है, जिसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसका जो उद्देश्य है वो ये है, सहकार से समृद्धि। मतलब यदि हमें प्रॉस्पेरिटी लाना है तो हम कोऑपरेशन के थ्रू लाएं। ये जो मिनिस्ट्री है ये प्रोवाइड करेगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएगी ताकि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है हमारे देश के उनको मजबूती मिल सके। अब गवर्नमेंट सोर्स से ये भी पता चला है, यदि हमें वर्क करना है टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस फॉर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर बात बताई है, ताकि हम जो कोऑपरेटिव्स हैं एंड इनेबल डेवलपमेंट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली से। दिल्ली की जो केजरीवाल वाली सरकार है, इन्होंने ट्यूसडे के दिन लॉन्च किया है एक स्कीम को। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल को भी लॉन्च किया ताकि प्रोवाइड कर सकें कुछ पैसों की मदद ऐसी फैमिली जिन्होंने
अपने स्वजनों को खो दिया है, अपने फैमिली मेम्बर को खो दिया है कोरोना के चलते चलते, तो ऐसी हर फैमिली को 50,000 रुपये दिया जाएगा। इसके साथ साथ यदि घर में कोई व्यक्ति अकेला ही कमाने वाला था ना, तो ऐसी फैमिली को इनका कहना है कि हम 2500 रुपये हर महीने प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पर तो पार्टिकुलर इस स्कीम का नाम नहीं बताया गया है। इसके बाद आगे में यहाँ डिटेल बताई गई है और उस पोर्टल का नाम भी बताया गया है और उस स्कीम का नाम भी बताया गया है, कौन सी स्कीम का नाम इन्होंने क्या रखा। तो जो पोर्टल है उसका नाम रखा गया है इम्पैथेटिक। यहाँ पर जाकर के आप अपनी जानकारी फिलअप कर सकते हैं, तो आप स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसा है कि देखो, सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो लोग आपके घर घर जाएंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर आपको उस स्कीम का लाभ देंगे। ऐसे दो तरीके जिसके अंतर्गत हम लाभ ले सकते हैं। अब यदि हम बात करें इस स्कीम की, तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। अंडर द स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 50,000 फॉर ईच डेथ टू द फैमिली। प्रत्येक डेथ पर 50,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा यदि घर में केवल एक ही कमाने वाला व्यक्ति था तो वहाँ उनको 2500 रुपया मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अनाथ बच्चों के लिए भी काम किया है। अनाथ बच्चों को भी इनका कहना था कि हम उनको भी 2500 रुपया मंथली प्रोवाइड करेंगे जब तक कि वो 25 साल की उम्र तक के नहीं हो जाते हैं। और फिर अब देखो, गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में सभी लोग कब शामिल होते हैं, जब डेथ सर्टिफिकेट में सही सही जानकारी हो। नॉर्मली क्या हो जाता है ना कि हॉस्पिटल वाले कोई भी दूसरा रीज़न बता देते हैं कि हार्ट की बीमारी से डेथ हो गई या फिर कुछ और रीज़न बता देते हैं, तो इससे फिर वो जो फैमिली वाले हैं वो ये सब स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे, ना तो अनाथ बच्चे उसका लाभ ले पाएंगे। आए दिन हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों की न्यूज़ देखते रहते हैं। देखो, केंद्र सरकार के क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं कि आप इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। राज्य सरकार के भी क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं और ऐसे क्षेत्र जिनमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं वो भी सारी बातें निर्धारित हैं। इसके बाद भी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि फार्मूला से रिलेटेड। हमने ये देखा कि कई सारे जो स्टेट ऐसे थे जिन्होंने कृषि कानूनों को लेकर के अपने यहाँ पर जो विधानसभा है ना वहाँ पर कानून बना लिए हैं, उनमें कुछ सुधार किया है, कुछ कुछ चीज़ें उनमें ऐड कर दी हैं। अब ठीक इसी प्रकार से नंबर लग जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। महाराष्ट्र सरकार भी यही चाहती है कि केंद्र सरकार ने जो कृषि कानूनों को लाया है उसमें हम कुछ अमेंडमेंट करें। देखो, हमारे यहाँ पर कानूनों की 3 सूची चलती है। एक होती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य, व्यापार और वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा, ऐसे 97 हो जाते हैं। अब यदि हम बात करें समवर्ती सूची की, तो अभी वर्तमान में तो इसमें 52 विषय हो गए हैं और मूलतः 47 इसमें थे। ठीक इसी प्रकार से यदि हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लेना तो स्टेट गवर्नमेंट में अभी 59 सब्जेक्ट हो गए और मूलतः जो पुराने टाइम में थे 66 मूल विषय इसके 66 है। अब स्टेट वाले कानून कौन कौन से हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था करना है कोई चीज़ की, पुलिस है, जन स्वास्थ्य और सफाई हो गया, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मछली पालन, बाजार, इन सब से रिलेटेड कानून राज्य सरकार बना सकती है। अब दिक्कत यहाँ ऐसी आ जाती है यदि किसी विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बना ली है और राज्य सरकार उस पर कोई संशोधन करना चाहे या राज्य सरकार उस पर आपत्ति जाहिर करना चाहे, तो इसमें मान्यता किसको रहती? तो इसमें मान्यता केंद्र सरकार के कानून को ही रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की।
तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने ट्यूसडे के दिन एक बिल को अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया था स्टेट की लेजिस्लेचर में, विधानसभा में, ताकि जो 3 फार्म से रिलेटेड एक्ट बनाए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, उनमें अमेंडमेंट कुछ लाया जा सके। अब ये जो बिल हैं वो अमेंड करते हैं फार्मर्स मतलब एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। अब क्या कहता है, क्या कहना है कि फार्मिंग से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट है वो जब तक वैलिड नहीं होंगे, जब तक कि किसानों को एमएसपी मिल नहीं जाती है। एमएसपी तो मिनिमम मिलना ही चाहिए और उससे ज़्यादा मिल रहा है तो अच्छा है, ऐसा इस कानून का कहना है। इसमें ये बात भी प्रपोज की गई है कि फार्मर है और दूसरी बात कोई स्पॉन्सर है या फिर फार्मर को काम फसल पैदा करने के लिए देने वाली जो भी कंपनी है एग्रीमेंट करती है, तो दोनों के बीच की यहाँ पर बात बताई गई है। तो देखो, बिलो यदि एमएसपी का एग्रीमेंट दोनों के बीच में होता है तो वो कब हो सकता है? केवल दोनों की म्यूचुअल कंसेंट हो तब, और मैक्सिमम यहाँ पर पीरियड बताया गया है 2 साल का। और किसान चाहता भी तो यही है ना कि इतनी मेहनत इतनी लागत खेती में लगती है, कर्ज ले लेकर के किसान को अपनी फसल में लागत लगाना पड़ता है। किसान यही चाहता है कि हमें हमारा सही दाम मिल जाए, वही उनको नहीं मिल पाता है। मजबूरी में उनको तुरंत पैसे की ज़रूरत रहती है, तुरंत उनको सस्ते दामों में छोटे-मोटे व्यापारियों को बेचना पड़ जाता है। तो वो यही चाहते हैं कि हम जहाँ भी फसल बेचें वहाँ हमें एक ही प्राइस मिले, एमएसपी तो कम से कम हमें मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी जैसे कि हमने कहे थे इसमें ये बात, पहली बात तो ये है कि किसानों को एमएसपी मिनिमम एमएसपी मिल जाए। एमएसपी नहीं मिल एमएसपी से ज़्यादा ही मिले। और इसमें ये भी बात बताई गई थी कि किसान और कोई कंपनी, जैसे कोई कंपनी कहती है कि आप हमें ये किस्म का ये वैरायटी का चावल पैदा करके दो या ये आलू लगा के दो, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा। तो उसमें यदि ये प्रावधान होता है कि किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर दोनों के बीच में सौदेबाजी हो रही है, तो वो केवल तभी होगा जबकि उस फसल के लिए सरकार ने कोई एमएसपी घोषित नहीं की है। इसके अलावा इसमें एक बात बहुत ही अच्छी ये है कि यदि किसानों को किसी प्रकार से हरासमेंट किया जाता है तो मिनिमम इसमें 3 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। अब दूसरी बात ये थी देखो कि अभी हम एमएसपी को लेकर के तो देख चुके हैं। दूसरा संशोधन केंद्र सरकार ने ये करा था कि कोई भी अब व्यक्ति अनाज की खरीदी और बिक्री कर सकता है, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इसमें बात बताई गई है कि उस ट्रेडर को लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसको वैलिड लाइसेंस लेना पड़ेगा। और बिल ने ये भी क्लैरिफाइड कर दिया है कि किस कंडीशन में लाइसेंस की जरूरत नहीं है। जैसे कि यदि मार्केटिंग होती है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोड्यूस, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, कॉन्डिमेंट्स मसाले हो गए, ये सब क्या यदि मार्केटिंग करना है तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कि ये प्रावधान करता है कि अब ट्रेडर चाहे जितना भी अपने पास अनाज का भंडारण कर सकते हैं और जैसे ही अच्छा दाम आया तुरंत उसको बेचना चालू कर दिए। इस पर भी अमेंडमेंट करने का इनका मन है। तो इसमें महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या चाहती है? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ये चाहती है कि ऐसा ना हो कि लोग बिल्कुल काला बाजारी मचा के रखें। प्याज का दाम एकदम हाई हो गया है, उस कंडीशन में भी लोग अपने पास इकट्ठा कर करके रख रहे हैं। कम से कम ऐसी स्थिति में तो हमें स्टॉक को लिमिटेड करना पड़ेगा ना। इसलिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ये चाहती है कि खास कंडीशन में, जैसे कि फेमाइन आ जाता है, प्राइस राइज हो जाता है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो हम लिमिट को निर्धारित कर देंगे कि कोई भी ट्रेडर इतने ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा नहीं रख सकता है। थोक व्यापारी की लिमिट रख देंगे, मिलों की लिमिट बांध देंगे, ऐसा ये चाहते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं महिलाओं से रिलेटेड जो क्राइम है उसमें कंपेयर किया गया है कि 2020 का आंकड़ा कैसा था, 2021 का आंकड़ा कैसा था। तो 2021 में महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध हुए हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है
और कितनी राइज हमको देखने को मिला, 63% से भी ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। और कुछ तो ऐसे रहते हैं कि लोग गरीबी, शर्म, झिझक, समाज के कारण, डर के कारण थाने तक जा तक नहीं पाते, अपनी बात रजिस्टर कर ही नहीं पाते। और ये तो ऐसी शिकायतें हैं जो कि रजिस्टर की गई, जैसे कि इसमें कुछ कुछ बात बताया गया है। रेड कलर दिखाता है 2021 का आंकड़ा और जो ब्लू कलर है वो बताता है 2020 का आंकड़ा। यदि हम बात करें रेप की तो 376 आईपीसी के अंतर्गत 2020 में 580 केस सामने आए और 2021 में 833। इसी प्रकार से किडनैपिंग ऑफ वुमन 1026 2020 में और 2021 में 1580। इंसल्ट टू द मोडेस्टी ऑफ वुमेन की बात करें तो इसमें धारा लगती है 509। तो 146 केस आए थे पिछले साल और 2021 में 197। डाउरी से रिलेटेड जो डेथें हैं, दहेज से रिलेटेड, दहेज प्रताड़ना के कारण, तो 2020 में 47 थी और 2021 में 56 है। अब हम यदि बात करें असॉल्ट ऑन वुमन विथ इंटेंट टू आउटरेज देयर मोडेस्टी, इसमें लगती है धारा 354 आईपीसी। 735 पिछले साल थे, इस बार 1022 केसेस आए हैं। अबडक्शन की यदि हम बात करें तो 46 पिछले साल और इस साल 159। 498 ए या फिर 406 आईपीसी, इसमें क्या होता है, पति के द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जाता है, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड इन लॉज। तो पिछले साल 824 और इस साल 1712। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत कितने केस आए हैं, 3 पिछले साल थे और इस साल 7 केसेस। इसके बाद वाली न्यूज सुप्रीम कोर्ट से है। तो सुप्रीम कोर्ट आज के टाइम में काफी ज्यादा सजग दिख रही है। सजग दिख रही है कोरोना के मामले में, चाहे लोगों की डेथ सर्टिफिकेट को बनवाने से लेकर हो, चाहे फिर वो चुनाव हो ना हो, एग्जाम हो ना हो, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट आगे आ रही है और सरकार को फटकार लगाते हुए सरकार के खिलाफ, सरकार को ऑर्डर, ऐसे बहुत सारे कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। तो इसी दिशा में जो ऐसे लोग मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो लोग भर्ती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है उनकी सहायता राज्य सरकार, यूनियन टेरिटरी के सरकार को करना होगा, चाहे उनकी टेस्टिंग हो, चाहे उनका वैक्सीनेशन हो, सारी चीजें देखभाल करना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसके बाद हम चलते हैं फॉरेन वाले पेज में और यहाँ से देख लेते हैं इथोपिया का मैप। इथोपिया से रिलेटेड एक न्यूज आई है, तो इसलिए हम आज इथोपिया को मैप में देख लेते हैं। ये 0 डिग्री वाली हो गई इक्वेटर रेखा। ऊपर में यदि हम जाएंगे 23.5 डिग्री तो पड़ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे यदि हम जाएंगे 23.5 डिग्री तो पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं यही कलर दिखाता है अफ्रीका महाद्वीप को, और इसके ऊपर में यदि हम जाएंगे तो पूरा ग्रीन कलर दिख रहा है, ये यूरोप इस प्रकार से लगा हुआ है। अब अफ्रीका में यदि हम इथोपिया की लोकेशन देखें तो किधर पर पड़ता है, इथोपिया पड़ता है इसके पूर्वी वाले हिस्से में, पूर्वी अफ्रीका जिसको आप कह सकते हैं। मेजर यदि हम ओशियन देखें, जैसे कि इंडियन ओशियन किधर पड़ता है, तो इथोपिया के यदि हम पूर्व की तरफ जाएंगे और उसका जो साउथ वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला हिस्सा है, उधर जाएंगे। रेड सी किधर पड़ता है, इथोपिया के नॉर्थ वाले हिस्से से लगा हुआ है रेड सी। इसके अलावा जो अरब सागर है वो है पूर्वी वाले हिस्से की तरफ। अब साउथ अटलांटिक ओशियन किधर पड़ेगा, इथोपिया के पश्चिमी वाले हिस्से में। मेडिटेरियन सी किधर पड़ेगा, इथोपिया की यदि हम नॉर्थ में ऊपर तरफ बढ़ते जाते हैं तो मेडिटेरियन सी पड़ता है, और फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन पड़ता है, यूरोप से लगा हुआ है। इससे डायरेक्शन यदि देखा जाए तो नॉर्थ वाला हिस्से में ही नॉर्थ अटलांटिक ओशियन स्थित है। अब जो सेकंड मैप हम देख रहे हैं इथोपिया का, ये मैप में हम ये जान पाएंगे कि कौन कौन से देशों के साथ इथोपिया की बाउंड्री शेयर होती है। सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। यदि हम इथोपिया के नॉर्थ में जाएंगे तो इरिट्रिया देश के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है नॉर्थ। और यदि आप पूर्व की तरफ जाओगे तो एक देश पड़ता है डिजिबूटी। और यदि हम जाएंगे इसके
दक्षिण वाले हिस्से की तरफ तो केन्या के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा शेयर करता है पूर्व और दक्षिणी वाले हिस्से में सोमालिया के साथ। यदि हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो पश्चिम में काफी बड़ा हिस्सा सूडान के साथ में शेयर करता है। तो ये तो हो गई थी बाउंड्रीज। न्यूज़ में हमें देखने को मिलेगा इस बांध के बारे में, ग्रांड इथोपियन डैम के बारे में। ये तो आप देख रहे हैं, ये इथोपिया है और लेक टाना है। यहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती सहायक नदी ब्लू नील, जो कि नील रिवर की एक सहायक नदी है। अब इथोपिया यदि अपने देश पर यहाँ बांध बना देता है तो बांध बनाने से नील नदी में जो पानी ब्लू रिवर लेके जाती है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। इससे दिक्कत होगी सूडान को, इससे दिक्कत हो रही है इजिप्ट को, क्योंकि ये जो नील रिवर है ये जाकर के इजिप्ट से होते हुए इधर से समुद्र में मिलती है। इसी के चलते चलते कुछ देशों की चिंताएं हैं